नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ के शर्मा। आज हमारे साथ दोबारा फिर दीपक पाठक जी जुड़ गए हैं, जो कि शिवसेना के जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक हैं। तो कुछ आज तीखी बातें इनसे करते हैं, जो कि ये बीजेपी के सहयोगी पार्टियों में हैं और ये सरकार में भी शामिल हैं। तो पाठक जी, थोड़ा सा कंफर्टेबल है बात करने में? बिल्कुल कंफर्टेबल है, बताइए। हाँ, तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ साहब, ये चीनी वगैरह का क्या प्रकरण है? ये बड़ा छाया पड़ा है साहब बीजेपी का पूरे हिंदुस्तान में। इसकी मतलब एक तरह से खलबली मची हुई है, चीनी 70, चीनी 70, चीनी 70। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान परिस्थितियां विपरीत तो खैर हैं ही, जनता परेशान तो है, क्योंकि जो चीनी आज से लगभग 20 दिन पहले हमने खुद जो है उसको परचेज किया था 45 रुपये, और वो आज मैं किसी कारणवश एक किराने की शॉप पे गया था, तो वहाँ मैंने उससे पूछा, तो एक महिला मतलब हमारे सामने खड़ी हुई थी, तो उसने आकर के जब चीनी के बारे में पूछा तो हम भी चौंक गए। हमने उसने बताया कि चीनी 70। हमने एक बार पलट के देखा, फिर हमने उससे पूछा, हमने कहा भैया कि वास्तविकता में 70 है? तो बोला जी भैया, हाँ 70 ही है। मतलब जिस तरीके की कहीं ना कहीं सरकार की विफलता जो है वो नजर आ रही है, समाज में एक असंतोष है। आप ये देखिए कि अभी कुछ दिन पहले तक तब वहां पर अभी युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के सहारे लेकर के पेट्रोल जो था, पेट्रोल डीजल मेरे को याद है कि करीब 88 रुपए था, वो आज 100 रुपए के समथिंग पहुंच गया। मतलब ठीक है, युद्ध जब चल रहा तो परिस्थितियां बिगट थी, लेकिन उसके बाद तो जनता को राहत देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए? वो आज भी वही है। उसी बहाने आपने सिलेंडर पर भी लगभग 100 रुपए के समथिंग बढ़ा दिए कि साहब वहां पर बड़ा संकट है, जहाज आ नहीं पा रहे हैं, सप्लाई पूरी हो नहीं पा रही है। अरे अब तो चल रही है ना, तो अब उसको जनता को राहत देने का काम करिए। अब यही स्थिति चीनी को लेकर के हो रही है कि साहब एंथॉल बनना है उससे, और जो है चीनी की समस्या हो रही है। तो भाई, जब पहले भी हमारे देश में व्यवस्थाएं चलती रही, जरूरत क्या है एंथॉल को बना करके पेट्रोल में मिलाने की? भाई उससे जो है कई एक्सपर्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर के कह रहे हैं कि गाड़ियां डैमेज हो रही हैं, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। भाई देखिए, जो करोड़पति है, अरबपति है, जो मिडिल क्लास है, वो तो गाड़ी अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन उसको गाड़ी अफोर्ड करने के चक्कर में जो लोअर क्लास व्यक्ति है वो मारा जा रहा है। आपने चीनी 70 रुपए पहुंच रही है, क्या सरकार कर रही है? सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि जो है वो सब मुंह पे ताला लगा के बैठे हुए हैं। किसी न किसी को जनता की आवाज तो बनना चाहिए ना। जनता बेचारी त्राहिमाम कर रही है। अगर इसी तरीके की इनकी विफलताएं रही तो हमको लगता है कि 2027 में हमको नहीं लगता है कि भाजपा सत्ता का मुंह देखेगी। इसलिए मेरा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से निवेदन है कि जनता के दर्द को समझें और इस पर विचार करते हुए तत्काल प्रभाव से ये जो जमाखोरी हो रही है, या जहां पर भी इसका अतिरिक्त तरीके से जो भंडार जो लोग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करें, ताकि जनता को आराम मिल सके और जनता आपको दोबारा सत्ता का मुंह दिखा सके। ऐसा ना हो कि इस चीनी के बहाने चीनी 70 और भाजपा जो है सत्ता से बाहर हो जाए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीनी पर ही महंगाई नहीं है सर। दीपक जी, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सी चीजें ऐसी है कि चलिए, ये तो महंगाई की छोटी सी एक बात हो गई कि चीनी महंगी हो गई या पेट्रोल महंगा हो गया, इथेनॉल बना डाला गन्ने से, चलिए ये ठीक है, ये तो चलो ठीक कर सकते हैं हम थोड़े बहुत दिनों में। लेकिन एक चीज और भी है, क्या आप लोग माननीय एकनाथ शिंदे जी से ये कहेंगे कि इसमें थोड़ा सा मीटिंग लेके हस्तक्षेप करें, सरकार से बात करें, या कुछ आपके मतलब क्या आपका रुख रहेगा? देखिए, हम सरकार के सहयोगी हैं और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसको, और हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, इनके लिए हम लेटर लिख करके और इस पर सरकार से मांग करेंगे कि जनता को राहत देने का काम किया जाए। ये जहाँ जहाँ महंगाई जो चीजें बढ़ रही हैं उन पर विराम लगाया जाए। और दूसरा एक कारण और भी है महंगाई का। देखिए, अगर हम दूसरे बिंदु पर आए, ठीक है, आम जनता तो पिस ही रही है, लेकिन आप एक बात, जो बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश के अंदर, देखा जाए तो महंगाई बढ़ने के पीछे और भी कई एक कारण है। उसमें सबसे पहला कारण है जनसंख्या। भाई, हमको लगता है कि एक एक व्यक्ति के 6-6, 10-10 बच्चे हैं। इस पर सरकार अगर चाहती है कि सारी व्यवस्थाएं पुनर्व्यवस्थित हो जाएं, तो सरकार को सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, जो हमको लगता है कि 2014 में ही सर्वप्रथम जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर ले आते तो आज हमको नहीं लगता कि इतनी महंगाई बढ़ रही होती। नहीं, बात तो इसकी हुई थी, 2014 से शुरू हो गई थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाएगा, और जब से माननीय योगी जी आए हैं 2017 से, तब से तो ये इसने जोर भी पकड़ा था। लेकिन ये क्यों ठंडे बस्ते में चला गया? देखिए, ठंडे बस्ते में किसी विशेष प्रयोजन से नहीं गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि देश के अंदर हालात आए दिन, कभी जंतर मंतर पे धरना, कभी युद्ध हो रहा है, तो ऐसी विषम परिस्थितियां नहीं जिनमें सरकार को देखिए बाहर की भी चीजों को देखना पड़ता है। जो हमारे देश की समस्याएं हैं उन पर तो काम करना ही करना है, लेकिन मेरे को लगता है कि महंगाई पर अगर हमको विराम लगाना है तो सबसे पहले हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा। और उस जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत भाई देखिए, अगर किसी के 10 बच्चे हैं तो उन 10 को रोजगार चाहिए, 10 को रोटी चाहिए, 10 को घर चाहिए,
तो इन सब व्यवस्थाओं को विराम लगाने के लिए आप 2 बच्चों का कानून लाइए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, सबको एक समान, और जो इस नियम कानून को ना माने उनको जो है तत्काल प्रभाव से वोट डालने का अधिकार खत्म कर दी, अपने आप जनसंख्या बैलेंस हो जाएगी। भाई देखिए, आज होटल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पार्क बन रहे हैं, लेकिन मुझको ये बताइए कि जनसंख्या कहीं रुक रही है, जमीनें कहीं बढ़ रही हैं? भाई आगे आने वाले से अभी तो ये 100 रुपए पहुंची है, कल 170 पहुंचेगी, 170 पहुंचेगी, क्योंकि भाई लोग खाने वाले बढ़ रहे हैं ना, पैदावार नहीं बढ़ रही है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल हो तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आते ही सब बैलेंस में हो जाएगा, सबके 2 होंगे और कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं फैलेगी। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर विशेष ध्यान दे सकता है। अच्छा, आपने जो कहा जंतर मंतर पे जो पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको हम जैन जी कहते हैं, जबकि जैन जी लोग कहते हैं, मेरी समझ में जैन जी उनको नहीं कहना चाहिए, जैन जी सब हमारे भारत का है ही। तो जैन जी मैं ना कह के मैं यूथ का आक्रोश कहूँगा उसमें। तो आप किस नजरिए से देखते हैं कि वो प्रोटेस्ट जो हुआ था वो सही था, गलत था, या जो उस पर पुलिस ने बर्बरता की? क्योंकि आप सरकार के सहयोगी है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अगर सरकार ने स्टूडेंट्स के साथ बर्बरता की तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या सही किया सरकार ने या गलत किया? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो युवाओं का आक्रोश था वो जायज था, लेकिन उन युवाओं के साथ कुछ परसेंट लोग जो थे वो वास्तविकता में पीड़ित थे, जो एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी आड़ में कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकने का काम किया, युवाओं को भड़काने का काम किया। और जब युवा भड़कता है तो देखा जाए कि जैसे अपने यहाँ एक बैल होता है ना, बैल, भूखा बैल, तो भूखा बैल जो होता है वो नॉर्मली चारा मांगता है, अगर उसको चारा नहीं मिलता है तो वो एरिकेटिंग बैरिकेडिंग जो भी होती है उसको तोड़ देता है। लेकिन जब तोड़ देता है तो उस बैल को कंट्रोल करने के लिए भी हमको व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं। ये दूसरा पहलू है, इसको अन्यथा ना लिया जाए। लेकिन इसी तरीके से हमारा जब युवा भाई अपनी बात कह रहा था, सरकार नहीं सुन रही थी, तो उसमें कुछ लोगों ने आकर के उंगली करने का काम किया और युवा भड़के। अब भड़के तो देखिए, कोई भी जो वास्तविकता में छात्र है वो कभी भी उपद्रव करने का काम नहीं करता। उनके साथ जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने उपद्रव किया और उनको पुलिस शासन प्रशासन ने अपने स्तर से हैंडल किया। तो इसमें मुझको नहीं लगता कि जब व्यवस्था अव्यवस्था होगी तो व्यवस्थित करने का काम, लाइन ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस का है। पुलिस ने अपना काम किया, तो मुझको नहीं लगता कि यहाँ पर, हाँ वो एक अलग विषय है कि भाई कुछ 2-4 असामाजिक तत्वों के साथ साथ 2-4 जो बेचारे हमारे पीड़ित बच्चे थे वो भी उस लपेटे में आ गए। तो हमको नहीं लगता कि ये व्यवस्था बैलेंस बनाने के लिए सरकार ने की और करना भी चाहिए, नहीं तो देश में और अशांति फैलती। लेकिन अब युवाओं की बात को माना गया और जो उससे विभाग से संबंधित जो मंत्री थे उनका इस्तीफा भी हुआ और उस पर आगे कार्रवाई भी चल रही। पुलिस ने जो पहले दिन का इस्तेमाल किया, राहुल जी ने उसके खिलाफ जाके एफआईआर दर्ज कराने का काम किया था, वो धरने पे भी बैठे थे, एफआईआर जब नहीं हुई थी उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये काम तो बीजेपी भी करा सकती थी, एफआईआर दर्ज तो होनी चाहिए थी उनके खिलाफ। देखिए, राहुल जी को तो इस समय देश में मुद्दा चाहिए, कोई भी मुद्दा हो, राहुल जी तो कहीं पर भी कोई, लेकिन जहां उनकी सरकार है वहां वो नहीं जाते, वो वहां जाते हैं जहां भाजपा की सरकार है, जहां हमारे सहयोगियों की सरकार है। तो बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, सरकार को करना चाहिए था, तो सरकार ने किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। अगर किया नहीं होता तो मंत्री महोदय का इस्तीफा नहीं लिया गया होता। तो कहीं ना कहीं इस सरकार ने छात्रों की आवाज सुनी और उनका सहयोग करने का काम किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आकर के खुद कहा है कि आगे छात्रों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तो हमको लगता है इसमें सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। चलिए, बहुत बेबाकी से आपने अपने शब्दों को कहा, आप तो एक अच्छे राजनेता हैं और आप एक अच्छे वक्ता भी हैं। चलिए एक रैपिड राउंड खेलते हैं थोड़ा सा। आज तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री आपकी नजर में कौन? देखिए, अब इस पर हम तो देखिए जिसके साथ हैं हम तो उसी को बेस्ट कहें, चाहे अच्छा हो या बुरा। नहीं, ठीक है। चलिए, आज तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपकी नजर में कौन? देखिए, हम तो वर्तमान में जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हम उन्हीं को सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री जी कहेंगे। और यह हमारी पार्टी के जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, हम इन दोनों को एक ही नजरिए से देखते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जब हमारे शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने महाराष्ट्र के अंदर गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। वो अभी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है जिन जिन राज्यों में है, किसी भी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हो पाई है। इसलिए भाई योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में हम रहते हैं, यहाँ निवास करते हैं और वो हमारे प्रदेश के शीर्ष मतलब बोलते हैं कि शीर्ष राजा मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे लिए तो वो भी बेस्ट है। लेकिन हमारे जो शिंदे साहब हैं उनके मुकाबले हमको नहीं लगता कि इतनी इच्छा शक्ति उनके अंदर है जो इस तरीके के फैसले वो ले सके। जबकि यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में 3 दलों की मिलकर सरकार थी, फिर भी हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने अपने मुख्यमंत्री के काल में रहते हुए गाय को राज्य माता का दर्जा दिया।
इसके लिए हम उनको जो है कोटि कोटि हृदय से समस्त सनातनी धन्यवाद देते हैं और उनको एक अच्छा मुख्यमंत्री के रूप में मानते हैं। अच्छा चलिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आपसे। बिहार में भी प्रोटेस्ट हो रहा है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो क्या वो प्रोटेस्ट आपकी नज़र में सही है या गलत? देखिए, प्रोटेस्ट जब ही होता है जब कोई समस्याएं होती हैं। बिना समस्या के कोई भी न छात्र खाली बैठे हैं न जनता खाली बैठी है जो जाकर के अनावश्यक रूप से वहां पर धरना प्रदर्शन करें। लेकिन अगर छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए उन बिंदुओं पर, उनकी समस्याओं पर, और उसको इस तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरीके की चीजें ना हो। और मुझको लगता है कि छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है तो वास्तविकता में कहीं ना कहीं सच्चाई है। अच्छा चलिए, बहुत आपको बधाई कि आपने इतनी बेबाकी से अपनी बात को रखा। एक वर्तमान में समस्या और बहुत तेजी से उठ रही है जो कि हम लोग देख रहे हैं, यूपी में भी देख रहे हैं और महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, क्योंकि आपने माननीय उप मुख्यमंत्री शिंदे जी का जिक्र किया। तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, वर्तमान में जो स्कूलों की सरकारी व्यवस्थाएं हैं जो जर्जर हालत में है, ढांचा खराब हो चुका है उनका, कुछ विद्यालयों में केवल एक टीचर है, ये स्थिति यूपी की नहीं महाराष्ट्र की भी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा? देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे जो टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूलों के, उनको मेरे को लगता है लगभग सरकार 1 से सवा लाख रुपए महीना देती है। बिल्कुल ठीक है, बच्चों के लिए मिड डे मील भी चला रही है, सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही है कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हमको धरातल पे उतर के कार्य करना पड़ेगा। सरकार ने अभी बहुत से स्कूलों में देखा है, मैंने प्राइमरी स्कूलों में थंब स्कैनिंग की मशीनें भी लगा रखी हैं, बहुत अच्छी बात है। बट मेरे को लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में जहां एक शिक्षक की सैलरी मेरे को लगता है 30 से 40 हजार है, वहां का पढ़ने वाला बच्चा और प्राइमरी का पढ़ने वाला बच्चा दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो हमको लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं इसमें व्यवस्था में बदलाव करके जिस विद्यालय की रैंकिंग अच्छी आए उसके अनुसार उनकी एक सैलरी का व्यवस्था बनानी चाहिए। कारण क्या है, उनको पता है 1 से सवा लाख रुपए हमको मिलना ही मिलना है, हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। लेकिन प्राइवेट स्कूल का जो शिक्षक है वो 40,000 रुपए में गुजारा कर रहा है और उसका बच्चा सुपर है, वो टाइमली आ रहा है, वो किसी भी चीज में डिनाई नहीं कर रहा है। तो मेरा सरकार से एक निवेदन है, अभी नहीं तो आगे चल करके कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को बनाया जाए जिसमें एक वेतनमान जो है, जैसे हम सब जगह संविदा पे कर रहे हैं, जहां जहां संविदा की व्यवस्था है उस विभाग में कहीं भी हमको नहीं लगता कोई काम में लापरवाही हो रही है। तो जब सब जगह संविदा हो सकती है तो मेरा अपना मत ये है कि स्कूलों में भी संविदा की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जब 40,000 रुपए जिसको सवा लाख मिल रहा है उसको 40,000 मिलेगा, तब उसको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही है जो हम 40 पे आ गए। शिक्षा मित्र है, शिक्षा मित्र एक सरकारी टीचर से ज्यादा मेहनत करता है, उसकी सैलरी मात्र 18 से 20,000 रुपए की समथिंग है शायद। तो मेरे को लगता है कि शिक्षा मित्र ठीक है, वो गवर्नमेंट में है, सरकारी टीचर है, उनको उनसे बढ़ा करके कुछ थोड़ा अपडेट मानदेय देना चाहिए और इस व्यवस्था को लागू करना चाहिए कि जिसका क्लास का टॉप या जो स्कूल टॉप करेगा उसकी सैलरी का स्केल एक अलग होना चाहिए। मतलब सरकार को 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड इस तरीके से व्यवस्था बनाए तो निश्चित स्कूलों की व्यवस्था सुधरेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता ना सुधरे, क्योंकि सरकार निरंतर काम कर रही है, निरंतर सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और इनके ऊपर एक इस तरीके की कमेटी जरूर हो जो इन सबकी हर महीने या 3 महीने में जांच करके शासन को जरूर भेजे, तब शिक्षा व्यवस्था में सुधार अवश्य आएगा। नहीं, कमेटी तो जहां तक मेरी जानकारी है जिसमें कि ग्राम प्रधान होता है, शिक्षा समिति होती है गांव में प्राइमरी स्कूलों की, उसमें एक प्रधान सदस्य होता है, कुछ अभिभावक भी सदस्य होते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि 1 या 2 आदमी अगर गांव का प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो कमेटी में ज्यादा लोगों को बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। देखिए, गांव में भी मेरा मानना यह है कि गांव का जो मुजस्सिद आदमी, ऐसा नहीं प्रधानों की स्थिति कैसी है सबको पता है, सरकार को भी पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नरेगा के नाम पर कितनी भ्रष्टाचारी है, ये तो हमारे बरेली जिले में ही सबको पता है। हमको लगता है गांव का जो मुजस्सिद इंसान हो, जिसकी उम्र हमको लगता है कि 40 प्लस हो, 40 से 50 प्लस हो, और जो प्रभावशाली व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को रखना चाहिए। पहले हमारे यहाँ गांव में 5 लोग बैठ करके पंचायत कर दिया करते थे, इस तरीके के 5 लोगों को रखना चाहिए जो बिल्कुल न्यायप्रिय हो, निष्पक्ष हो। देखिए, किसी भी व्यवस्था को सुधारने के लिए न्यायप्रिय और निष्पक्ष लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो सरकार को उस समिति में ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो निष्पक्षता से सरकार की बात कर सकें, बच्चों की समाज की बात कर सकें, तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में सुधार अवश्य आएगा। चलिए, ये तो ठीक हुआ। थोड़ा सा ये जानकारी मैं लेना चाहता हूँ आपसे, जो स्कूलों की जर्जर हालत है, बिल्डिंगें टूटी पड़ी है, उसमें तो साहब टीचर कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से, उसमें तो केवल सरकार को ही करना पड़ेगा। देखिए, उसके लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं, ऐसा नहीं है, जो BSA स्तर के अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि अगर कहीं पर ऐसी व्यवस्था है,
तो उसको तुरंत जो है खंडर की उस स्थिति में उसको घोषित कराइए, नया आप बजट लाइए, सरकार से कहिए कि साहब इस जगह जो है यहाँ पर ये स्कूल अव्यवस्थित है, इसको कहीं शिफ्ट कराया जाए या इसका पुनर्निर्माण के लिए बजट हमको दिया जाए। इसकी तरफ से हमको नहीं लगता सरकार को कहीं पर भी किसी को भी कोई समस्या है, व्यवस्थाएं पूरी है, लेकिन बस अधिकारियों की सुस्ती है थोड़ी सी, और थोड़ा जनता का जागरूकपन नहीं है। थोड़ा जनता जागरूक हो, थोड़ा अधिकारी सक्रिय हो, तो हमको लगता है कि कहीं कोई ऐसी समस्याएं आने वाली नहीं। अच्छा चलिए, अब आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, विधानसभा की तैयारी क्या है यूपी में आपकी? देखिए, अभी इस विषय पे कुछ कहना ठीक नहीं है। हालांकि हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने सरकार से बातचीत की है यूपी में कुछ सीटों के लिए। अगर हम लोगों को सीटें मिलेंगी तो हम लोग सरकार के साथ सहयोगी बनके कहीं ना कहीं समाज की सेवा करने का काम अवश्य करेंगे, और नहीं मिलती है तो हम लोग तो शुरू से भाजपा के सहयोगी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन कभी ना कभी तो जब अन्य दलों को व्यवस्थाएं दी जा रही हैं तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी सोचना चाहिए कि शिवसेना हमेशा से भाजपा की सहयोगी रही है। वो शिवसेना जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को मानती है, वो हमेशा भाजपा के साथ थी। तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए, और जब विचार होगा आगे, अगर हम लोगों को जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा तो जरूर मैदान में आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात की। क्या मैं समझूं कि आगामी विधायक दीपक जी हो सकते हैं क्या कभी भी जल्दी में? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है, इसमें हम अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमने आपसे एक ही बात कही कि अगर सरकार और हमारे शीर्ष नेतृत्व ये मौका देगा तो किसी भी परिस्थिति में हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी। नमस्कार।